अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जब BA1 में आते हैं और पॉलिटिकल साइंस में इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो युवा साथी हमारे अक्सर भारत के संविधान का स्ट्रक्चर, इसकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़, एक आधा चैप्टर जाति के ऊपर, इस तरह से शुरू करते हैं बच्चे और बड़े से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लेगेसीज़ को पढ़ लेते हैं। पर इसके साथ साथ दोस्तों, जो विद्वानों ने 70 साल में जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस किया है, उन विद्वानों के विषय में जानना और उन्होंने किस फिनोमेना को इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के संदर्भ में कौन सी घटना को उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजी दी, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना हमें बड़ा ज़रूरी है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्योंकि 70 सालों में हम ही नहीं अब जो इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, बहुत से विद्वान हमसे पहले हुए और उन्होंने इनके संदर्भ में कुछ बातें कही जो कभी कई बार सही साबित हुई, कई बार गलत साबित हुई, पर एक ऑन गोइंग क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन है उस नॉलेज में, तो उसको आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। तो जब इनिशियली भारत का स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है और इसके पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन शुरू होता है, तो ऐसे में ग्रेनवेल ऑस्टिन और मायरन विनर और इस तरह के विदेशी विद्वान अधिकतर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच को लेते हुए भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। पर ग्रेजुअली जो अंग्रेज़ों के टाइम से जो एक स्ट्रक्चर हमें थोप के दिया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना के दिया था, उसके अंडरनीथ जो हमारा सोसाइटल जो एग्जिस्टेंस था, वो अपने को पुश करता है, बाहर आता है और जो चीज़ बाहर आती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझ नहीं सकते। एज ए कंपेरेटिव पॉलिटिकल साइंटिस्ट को भी दिक्कत होती है, विद्वानों को दिक्कत होती है, क्योंकि उनके वहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म ग्रो कर जाता है। हमारे यहाँ समाज अभी भी प्राइमोडियल स्टेज पे होता है और विशेषकर जो 200-300 साल अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, उससे जो हम उनके आने से पहले जो हम एक डेवलप काफ़ी आगे चल रहे थे वर्ल्ड में, उसका नाश पट के हमें फिर से एक बैकवर्ड सोसाइटी पे वो छोड़ते हैं। तो ऐसे में हमारे भी जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर नीचे से वो बाहर आता है, वो कास्ट का आता है, आइडेंटिटीज़ का आता है, तो ऐसे में विद्वान डर जाते हैं और बहुत से लोग भारत के संदर्भ में नेगेटिविटी रखते हैं विद्वान। और कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। एक विद्वान ने जो कि अमेरिकन थे, उन्होंने डेंजरस डेकेड के नाम से किताब लिखी कि भारत के तो टुकड़े हो जाएंगे। सैली हैरिसन उनका नाम था, कि टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एथनिसिटी है, लिंग्विस्टिक क्वेश्चंस हैं, टुकड़े हो जाएंगे भारत के। पर सबसे पहला विदेशी विद्वान जो कि अपने को ओपन अप करता है और जो एक डाइवर्ट चीज़ भारत में आ रही, डाइवर्स चीज़, अपोजिट चीज़ आ रही है भारत में, जाति की और किसी और एथनिसिटी की मोबिलाइजेशन, उसमें छुपी हुई मॉडर्निटी को देख लेता है, वो है रुडोल्फ और रुडोल्फ। ये अमेरिकन पति पत्नी जो है, ये पहले ऐसे विद्वान बनते हैं जो कि कास्ट को उनके एक पेपर मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि देखिए, ऑल दो भारत में मोबिलाइजेशन कास्ट के बेस पे हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं डेवलप कंट्री के हिसाब से, पर एक बैकवर्ड कंट्री में कास्ट एक तरह से मॉडर्नाइजिंग फोर्स बन रही है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का माध्यम बन रही है, जिससे कि लोग मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम से कुछ मांग कर रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन जो उनका वर्क है, वो उसमें मेन फोकस करके देता है। और उसके बाद भारतीय विद्वान रजनी कोठारी, जो कि शुरू में स्ट्रक्चर फंक्शनल में चलता है अप्रोच से भारत को डिफाइन करने की कोशिश करता है, वे भी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि कास्ट एक पॉजिटिव एजेंट के रूप में भारत में डेमोक्रेटाइजेशन और लोगों के एम्पावरमेंट में रोल निभा रही है। ये बात रजनी कोठारी भी पहुंचते हैं फिर उसमें पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक में। और कांग्रेस के संदर्भ में रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, और उनसे पहले एक वेस्टर्न विद्वान में नाम बोल रहा हूँ, वो कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, शायद माइरन वेनर है या कोई और होंगे, तो वो इसको कांग्रेस को अम्ब्रेला सिस्टम कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस 15-20 सालों तक मेन डोमिनेंट पार्टी रहती है, उसी के अंदर डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन होता है और लोग आपस में बहस करते हैं। हालांकि कुछ अपोजिशन भी होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, इलेक्शन भी फेयर होते हैं, पर कांग्रेस को जो एडवांटेज आज़ादी के टाइम मिलती है वो उसको कैरी थ्रू करती है और लोगों की अभी तक उससे मोह भंग नहीं होता है, जो कि ग्रेजुअली हम देखते हैं कि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की उत्पत्ति होती है, तो इस तरह से चलता है। फिर एक पॉल ब्रास नाम के विद्वान है, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो हमने जल्दी से जो मूव अपनाया था, जिसके पीछे कुछ हमारी भी कमियां थी, कुछ अंग्रेज़ों की मतलब अमेरिका का भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था, तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस से जो पंजाब, हरियाणा और
वेस्टर्न यूपी में जो जो कास्ट जो जो नई कास्ट्स मोबिलाइज हो जाती है ना, और एक नई कास्ट जो है क्लास में बदल कर नए फार्मर्स, बुलक कैपिटलिस्ट कहते हैं उसको हमारे विद्वान पॉल ब्रास, तो वो उसकी स्टडी करते हैं और उसमें वो चौधरी चरण सिंह की जीवनी भी लिखते हैं, क्योंकि किस तरह से ये उत्तर भारत की ये किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस की जो एक कंसेंसस बनी थी भारत में, उसको चैलेंज करते हैं और ये बताते हैं कि नहीं, जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर जो ये खेती को जो आप बैकवर्ड कर रहे हैं और खेती के प्राइजेस को जानबूझ कर दबा रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को महंगा कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा भाई। इसको चैलेंज करते हैं और वो बोलते हैं किसानों को आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी, और उसके बाद से ये एमएसपी, पीडीएस और ये सब चीज़ें देखते हैं, और आज तक जो सब्सिडीज़ की लंबी लाइन चल रही है, ये पॉलिटिक्स वहाँ से शुरू होता है, बुलक कैपिटलिस्ट का, जो हमारे पॉल ब्रास देखते हैं। और इस दौरान और भी कई विद्वान आते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, पर बताने का मतलब है कि बहुत से विद्वान हमारे पॉलिटिकल फिनोमेनन को स्टडी करते हैं। और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स भी कई आते हैं, फ्रेसिन फ्रैंकल जैसे विद्वान, जो कि क्लास के फॉर्मेशन को देखते हैं भारत में कैसी हो रही है। इसके अतिरिक्त जो नक्सलवादी मूवमेंट भारत में खड़ा होता है, इसकी स्टडी करने के लिए कई विद्वान सामने आते हैं और वो अपना पर्सपेक्टिव पेश करते हैं। कैथरीन गॉग एक बड़ी फेमस विद्वान है जो कि इस विषय में अपने विचार देती हैं और भारत की नक्सल मूवमेंट को स्टडी करती हैं, और भी कई विद्वान हैं इसमें। और मतलब मेरा फोकस ये है कि आपको उन स्कॉलर्स के वर्क्स ढूंढने चाहिए, किन किन स्कॉलर्स ने भारत में कास्ट में, नक्सलिज्म पे, लेफ्टिस्ट एंगल से काम किया है, इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स को समझने के लिए, उसको समझने की कोशिश की है, वो फोकस वो करते हैं। उसके पश्चात प्रणब वर्धन जैसे विद्वान, मार्क्सिस्ट विद्वान, जो कि भारत की पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्लास को देखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि भारत में जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट की 3 डोमिनेंट क्लासेस हैं, नेता, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े किसान, है ना, जो डोमिनेट करते हैं। इस तरह की स्टडी करते हैं वो। फिर अतुल कोहली जी 90 के दशक में जो हमारी हालत ख़राब होती है उस पर क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी लिखते हैं कि क्यों भारत अपने को गवर्न नहीं कर पा रहा और क्यों इतनी सेसेशनिस्ट मूवमेंट खड़ी हो गई है। और जब 91 में हम ये कर पाते हैं अपना टर्न अराउंड और ग्रेजुअली हमको कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव मिलते हैं, फिर अतुल कोहली के जो नेक्स्ट वर्क्स होते हैं आप देखते हैं मैक्सिमम बड़े पॉजिटिव है। सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं अतुल कोहली की, किस तरह से हमने गरीबी से अपने को बाहर निकाला। हालांकि फिर दोबारा से वो एक कि भारत में बहुत समृद्धि के बीच में गरीबी है, इस तरह का एक वर्क लिखते हैं। पॉवर्टी अमिड प्लेंटी, इस तरह का वर्क लिखते हैं। तो अतुल कोहली का काम सामने आता है, बहुत से ऐसे विद्वान आते हैं। और इसके अतिरिक्त अचिन वनी को एक हमारे बड़े फेमस लेफ्टिस्ट विद्वान सामने आते हैं, जो कि भारत की न्यूक्लियर धमाके का विरोध करते हैं कि किस तरह से ये साउथ एशिया जो है मतलब एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। फिर वो आरएसएस और बीजेपी की जो राइज होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, उसके खिलाफ लिखते हैं कि कैसे ये डेंजरस है भारतीय सेकुलरिज्म के लिए। और फिर सबाल्टर्न स्टडीज़ भी यहाँ आ जाती है और उसके विद्वान उभर कर आते हैं। इनमें हमारे ये पार्थो चटर्जी और एक आशीष नंदी और गायत्री स्पिवैक, है ना, ताकि कई विद्वान सामने आते हैं जो कि फिर भारत की पॉलिटिक्स को रंजित गुहा शुरुआत करते हैं इसकी ऐसे एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट रेबिलियन से, तो वो फिर स्टडी करने लगते हैं। और इन्हीं के साथ ना, चाहे ऑल्दो ये सबाल्टर्न स्टडी लेफ्टिस्ट स्कूल से का बच्चा है, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनके वर्क से जो भारत का जो राइट विंग जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाती है। ये बड़ी कॉन्ट्रास्ट की बात है। और आप पाते हैं कि जो ये क्रिटिसिज्म पेश करते हैं सेकुलरिज्म का और मॉडर्निटी का, उससे कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है वो सक्षम हो जाती है और ज़्यादा इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट हो जाता है। और आज भी ये लोग उसकी वजह से जो है वेस्ट की अकेडमिया में शर्म मांगते फिरते हैं। हालांकि ऐसी कोई शर्म की बात तो नहीं है, पर शर्म मांगते फिरते हैं कि भाई हिंदुत्व की उत्पत्ति में इनडायरेक्टली हमारा हाथ है, हमने खुद इसकी उत्पत्ति नहीं की, ऐसा ये कहते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वेस्टर्न मॉडर्निटी को चैलेंज किया उसका फ़ायदा हिंदुत्व को मिल गया और उसका फ़ायदा भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको मिल गया।
इसके अतिरिक्त भी कई और विद्वान होंगे, मैं स्किप कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रयास करें, उनको ढूंढें। पार्था चटर्जी का काम देखें, कैसा क्या बोलता है पार्था चटर्जी, कैसे वो बंकिम की जीवनी को देखता है, उससे निष्कर्ष निकालता है राष्ट्रवाद के संदर्भ में। आशीष नंदी की इंटीमेट एनिमी, और जो नेहरू की प्लानिंग को चैलेंज करते हैं पार्थ चटर्जी की, वो भी पॉलिटिसाइजेशन बाय अदर मीन्स था, उसको भी हम देख सकते हैं। उसके बाद सुनील खिलानी और इस तरह के कई और विद्वान, आइडिया ऑफ इंडिया, इस तरह के विद्वान सामने आते हैं। तो ये सब भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने का प्रयास करते हैं, और भी विद्वान हैं। तो जो भी नए बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन स्कॉलर्स के वर्क्स को पढ़ने की कोशिश करें, और उसमें वो क्या कहना चाहते हैं उसकी थीम को पकड़ने की कोशिश करें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हो सकता है मेरे से कई नाम स्किप हो गए हों, पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपको वो स्कॉलर्स देखने पड़ेंगे। इवन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के संदर्भ में बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिनके वर्क्स आपको देखने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस बुक से, ये ऑक्सफोर्ड कंपेनियन बुक से देखूँ, तो अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म की भी बात करूँ, एक दो नाम लूँगा मैं आपसे कि बड़े क्रूशल हैं। जैसे कि एक देवेश कपूर का काम है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट। राहुल मुखर्जी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त रिफॉर्म बाय स्टेल्थ पे हमारा भाई रॉब जेकिंस कहता है, ठीक है जी। सुदीप्ता कविराज का नेशनलिज्म पे काम है, पैसिव नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो ग्रामेशियन कॉन्सेप्ट लगाते हैं इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की स्टडी पे। गोपाल गुरु सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो इन सब विद्वानों को, चाहे आप सारा पढ़ पाएँ या ना पढ़ पाएँ, एटलीस्ट एक प्रयास होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम ये करेंगे तो शायद हम बेटर अपने को जस्टिस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बहुत से विद्वान हैं, कई नाम छूट भी रहे होंगे, पर प्रयास करना ज़रूरी है। इस अप्रोच सही होनी चाहिए आपकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए। प्लीज़ इसको कॉन्स्टिट्यूशन और सिंपल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स की स्टडी तक लिमिट ना करें, मैं तो यही कह सकता हूँ। थैंक यू।